आई एम ऑडिबल? आई एम ऑडिबल, सुनाई दे रहा है सब कुछ? कंफर्टेबल है? तो देखिए मैं आपको अब अगला पॉइंट बताने जा रहा हूँ, प्रूफ ऑफ गॉस लॉ। क्या है? प्रूफ ऑफ गॉस लॉ। इधर देखिए, बात नहीं करिए, एकदम ध्यान से देखिए, प्रूफ ऑफ गॉस लॉ। और इसके बाद मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट पॉइंट, डिडक्शन ऑफ गॉस लॉ फ्रॉम कूलम्स लॉ एंड वाइसी वर्सा। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा डिडक्शन ऑफ गॉस लॉ फ्रॉम कूलम्स लॉ एंड वाइसी वर्सा। उसके पहले आपको मैं बताऊंगा प्रूफ ऑफ गॉस लॉ। प्रूफ ऑफ गॉस लॉ में दो तरह की बात होगी, एक तो सिमेट्रिकल कंडीशन होगी और एक तो नॉन सिमेट्रिकल कंडीशन होगी। एक सिमेट्रिकल कंडीशन होगी और एक नॉन सिमेट्रिकल कंडीशन होगी, लेकिन मैं आपको सिर्फ सिमेट्रिकल कंडीशन बताऊंगा, ठीक है ना। और नॉन सिमेट्रिकल अभी मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, वो मैं छोड़ दूंगा, वो पूछता भी नहीं है, ठीक है ना। वो पूछता भी नहीं, पहले इतनी बातें आप कर लीजिए, अगर नहीं होगा तो वही बता दूंगा, शॉर्ट में यहाँ सब प्रूफ करके दिखा दूंगा, उसको आप छोड़ ही दीजिए, है ना। तो आपको प्रूफ ऑफ गॉस लॉ दो कंडीशन में, सिमेट्रिकल और नॉन सिमेट्रिकल, ये बताऊंगा। फिर डिडक्शन ऑफ कूलम्स लॉ फ्रॉम गॉस लॉ एंड वाइसी वर्सा, ये बात बताऊंगा। और फिर अगली बात, स्टेप्स टू इवेलुएट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विद द हेल्प ऑफ गॉस लॉ, इतना बताऊंगा। अब ये स्टेप्स क्या हैं? ये स्टेप्स एक तरह के क्या हैं? फ्लो चार्ट है। क्या है? फ्लो चार्ट। और कोई भी केस हो, चाहे आपका यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज ऑन अ शीट हो, चाहे यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज ऑन अ शीट हो, चाहे यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज ऑन अ लाइन हो, चाहे यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज ऑन अ स्फीयर हो, कोई भी केस हो, ये फ्लो, पैर सही करिए, कार्य से बैठिए, कोई भी केस हो, ये सारे के सारे फ्लो चार्ट, ये फ्लो चार्ट हर केस में एक ही तरीके से लगेगा। 5-6 स्टेप्स हैं, जैसे कंप्यूटर में स्टेप होता है फ्लो चार्ट, ये फ्लो चार्ट हर केस में एक ही तरीके से लगेगा। बात समझ में आ गई? तो मैं आपको बताऊं कि मैं आपको बता रहा हूं प्रूफ ऑफ गॉस लॉ सिमेट्रिकल एंड नॉन सिमेट्रिकल केसेस में। दूसरा बात, डिडक्शन ऑफ गॉस लॉ फ्रॉम कूलम्स लॉ एंड वाइसी वर्सा। फिर स्टेप्स टू इवेलुएट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विद द हेल्प ऑफ गॉस लॉ। ये स्टेप्स जो हैं, चाहे कोई भी केस हो, ये फंडामेंटल स्टेप्स हर केस में फॉलो होंगे। चाहे मैं कह दूं कि इस एरिया पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, तो इस एरिया से आर दूरी पे परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, तो भी इसको निकालने का जो बेसिक स्टेप है वो वही होगा जो, अगर मैं कह दूं कि इस लाइन पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, अगर मैं बोल दूं कि इस लाइन पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, ये प्लस इन्फिनिटी से लेकर माइनस इन्फिनिटी तक ये लाइन जा रही है, तो इससे परपेंडिकुलरली आर दूरी पे किसी पॉइंट पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है जो आपके सिलेबस में है, तो इसमें भी वही स्टेप इस्तेमाल होगा। और अगर किसी शीट पर इनफाइनाइट लेंथ की शीट है, उस पर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इससे परपेंडिकुलरली आर दूरी पर इस शीट से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना, तो भी यही स्टेप फॉलो होगा। और अगर कोई आपके पास यूनिफॉर्म स्फीयर है, आर रेडियस का, उसके सेंटर से आर दूरी पे, जहां आर जो है इसके रेडियस से ज़्यादा है, पहला केस, दूसरा आर इसके रेडियस के बराबर है, दूसरा केस, और तीसरा केस जहां आर इसके रेडियस से कम है। इन तीनों केस में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को निकालना है, तो इस केस में भी स्टेप्स वही फॉलो करेंगे, फंडामेंटल स्टेप्स वही होंगे। तो फंडामेंटल स्टेप्स क्या हैं ये मैं समझा दे रहा हूँ, ठीक है ना। फिर मैं क्लास क्लोज कर दूंगा आज की, और कल आइएगा तो कल आपको मैं इतना बता दूंगा, ठीक है ना। तो अब आप देखिए, मैं आपको नेक्स्ट बात बता रहा हूँ, प्रूफ ऑफ गॉस लॉ सिमेट्रिकल एंड नॉन सिमेट्रिकल कंडीशन में। तो प्रूफ करने के लिए सबसे पहले क्या करिए कि एक आप यूनिफॉर्म स्फीयर लीजिए। क्या लीजिए? यूनिफॉर्म स्फीयर। आपको गॉस लॉ को प्रूफ करना है, तो सबसे पहले आप क्या करिए कि एक यूनिफॉर्म स्फीयर लीजिए। इस यूनिफॉर्म स्फीयर के सेंटर पे एक चार्ज रख दीजिए। इस यूनिफॉर्म स्फीयर के सेंटर पे एक चार्ज Q रख दीजिए। मैं आपको प्रूफ ऑफ गॉस लॉ
इन सिमेट्रिकल एंड नॉन सिमेट्रिकल कंडीशंस बताने जा रहा हूँ। खूब गौर से देखिए, खूब इत्मीनान से देखिए, खूब इंजॉय करके देखिए, ठीक है ना। हाँ, और जो बातें फ्लो निकल जाता है वो सुबह से शाम आदमी अब काम करता है, थोड़ा सा निकल जाता है, उसमें कोई प्रॉब्लम्स नहीं रहती हैं, वो कहने से आदमी रिलैक्स हो जाता है। तो बात ऐसे बोलते बोलते सुबह से लगातार 5-6 घंटा आदमी बोला तो बातें निकल जाती हैं, भावनाएँ निकल जाती हैं, फिर उसको निकलने में कुछ दिक्कत नहीं होती। ज़िंदगी तो चलती ही रहती है, सबकी चलती रहती है, कहने से आदमी हल्का हो जाता है। बात समझ में आई। और किसी दुनिया में किसी की भी लाइफ परफेक्ट नहीं है, ऐसा ही है, ऐसा सभी के साथ है, ठीक है ना। तो इधर देखिए, अब आप देखिए, अगर ये Q चार्ज यहाँ पर है, ठीक है ना, तो इस Q चार्ज की वजह से इस स्फीयर के हर पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो आउटवर्ड होगी। एक पॉइंट चार्ज से क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड होती है। एक पॉइंट चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड होती है अगर वो पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है तो। इतनी बात क्लियर हो गई। तो इस पॉइंट चार्ज की वजह से इस स्फीयर के हर पॉइंट पे, इस पॉइंट चार्ज की वजह से जो सेंटर पे रखा है, स्फीयर के सरफेस के हर पॉइंट पे जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी उसका परिमाण यानी मैग्नीट्यूड सेम होगा, 1/4πε0 Q/r²। मैग्नीट्यूड सेम होगा, हालांकि डायरेक्शन डिफरेंट होगा। इससे कन्विंस हैं आप लोग। मैग्नीट्यूड सेम होगा, हालांकि डायरेक्शन डिफरेंट होगा। इससे कन्विंस हैं आप लोग, एकदम कन्विंस है, पहले पढ़ा चुका हूँ। तो अगर यहाँ पे कोई डिफरेंशियल एलिमेंट लें, जैसे मान लीजिए ये एक स्फीयर है, मान लीजिए कोई छोटा सा गोला है आप लोग के पास, स्फीयर टाइप का छोटा सा गोला है कोई ऐसा। चलिए काम करिए, एक जनी आइए, इनका हाथ वो ऐसे कर लें। अरे बहुत छोटा है वो, जल्दी आइए, हाथ ऐसे कर लीजिए, जल्दी आइए, इधर नहीं करिए। देखिए ऐसा है कि इनका हाथ मान लीजिए कि स्फीयर है, गौर से देखिए, खूब मजे से समझिए, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये मान लीजिए इनका हाथ एक स्फीयर ऐसे है, इसको स्फीयर ज्यूम कर लीजिए, हाथ है। इसके सेंटर पे अगर कोई पॉजिटिव चार्ज रखा है, खूब बढ़िया से देखिए, यहाँ पे इसके सेंटर पे, यहाँ पे अगर कोई पॉजिटिव चार्ज रखा है तो इस, देखिए इधर देखिए, ध्यान से देखिए, इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, अगर यहाँ पे कोई डिफरेंशियल एलिमेंट लें, अगर यहाँ पे कोई डिफरेंशियल एलिमेंट लें ये, तो इसका एरिया वेक्टर कहाँ होगा, इधर की ओर होगा। इस डिफरेंशियल एलिमेंट का एरिया वेक्टर कहाँ होगा, आउटवर्ड नॉर्मल इधर की होगा। और इस एरिया वेक्टर पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन भी आउटवर्ड नॉर्मल होगा। इतनी बात समझ गए, इतनी बात सब लोग समझ गए। अब आप रुक जाइए, यहीं खड़े रहिए, यहीं खड़े रहिए। अब देखिए, अगर ये छोटा सा डिफरेंशियल एलिमेंट ds ले लिए, तो छोड़ दिए, हाथ रहने दिए, तो इस डिफरेंशियल, अब वो बात मैंने समझा दिया, अब इधर गौर से देखिए, इस डिफरेंशियल एलिमेंट से जो फ्लक्स जाएगा, इस छोटे से डिफरेंशियल एलिमेंट से जो फ्लक्स जाएगा उसको हम कहेंगे d फाई। और d फाई क्या होगा, E डॉट ds, ये होगा। खूब बढ़िया समझिए, नहीं समझेंगे तो बहुत परेशान करेगा, समझ रहे ना, थोड़ा टिपिकल है। ये क्या होगा, E डॉट ds होगा। समझ में आया, बोलो बेटा। और इस केस में E और ds दोनों का डायरेक्शन कहाँ है, सेम है। E और ds दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम है। तो दोनों के बीच एंगल कितना है, कितना एंगल है, 0 है। अगर डायरेक्शन सेम है तो एंगल क्या है, 0। तो यानी जो फ्लक्स जाएगा वो E डॉट ds यानी E ds cos 0 की वैल्यू 1 होती है। तो टोटल फ्लक्स जो उस एरिया से जाएगा वो जाएगा E डॉट ds, E इंटू ds, इतना फ्लक्स जाएगा नहीं जाएगा, बोलो बेटा, इतना जाएगा। अब ये फ्लक्स इस डिफरेंशियल एरिया से जा रहा है, फिर से स्फीयर बनाइए, ये फ्लक्स इस डिफरेंशियल एरिया से जा रहा है, एक छोटे से डिफरेंशियल एरिया से इतना फ्लक्स जा रहा है, मतलब उस एरिया और वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रोडक्ट के बराबर फ्लक्स किसी भी डिफरेंशियल एरिया से जा रहा है। तो पूरी एरिया से अगर आपको निकालना है फ्लक्स तो क्या करेंगे, पूरी एरिया इंटीग्रेट कर देंगे। अगर पूरी एरिया से निकालना है तो इंटीग्रेट कर देंगे। तो ds प्लस ds प्लस ds प्लस ds जब पूरा इंटीग्रेट करेंगे तो सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर आ जाएगा। बात समझ में आ गई। अगर पूरा इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर, और टोटल फ्लक्स जो होगा वो इंटीग्रेशन ऑफ d फाई, और ये हो जाएगा E तो हर पॉइंट पे सेम होगा, E का मैग्नीट्यूड तो हर पॉइंट पे सेम होगा, भले डायरेक्शन डिफरेंट होगा। तो E का मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1/4πε0 और Q/r², ये E होगा। तो कांस्टेंट, ये E का मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट होगा, वो बाहर आ जाएगा। दिस इंटू इंटीग्रेशन ऑफ ds, दिस इंटू इंटीग्रेशन ऑफ ds, और इंटीग्रेशन ऑफ ds कितना होगा,
इंटीग्रेशन ऑफ ds कितना होगा बताइए, 4 पाई आर स्क्वायर। इंटीग्रेशन ऑफ ds होगा 4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि पूरी सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर। कोई बहुत बड़ी बात है? कोई बहुत बड़ी बात है? तो अब उसमें आप देखिए 4 पाई कट जाएगा और आर स्क्वायर कट जाएगा और टोटल फ्लक्स जो जा रहा है वो आ जाएगा Q बाई एप्सिलॉन नॉट, और यही गॉस लॉ था। यही क्या था? यही गॉस लॉ। तो मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको अभी क्या समझाया? मैंने आपको प्रूफ ऑफ गॉस लॉ इन सिमेट्रिकल कंडीशन समझाया। प्रूफ करने के लिए हमने क्या किया, फिर से एक बार देखिए, टाइम है, कि हमने एक यूनिफॉर्म स्फीयर को एज्यूम किया, इसके सेंटर पे एक चार्ज रख दिया। बात समझ गए? इस चार्ज की वजह से विद्युत क्षेत्र जो होगी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगी वो हर पॉइंट पे बाहर की ओर जाएगी, ठीक है ना। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन भले डिफरेंट है, लेकिन मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। तो किसी एक छोटी सी एरिया ds पे से जो फ्लक्स जाएगा d फाई, वो E डॉट ds होगा, और E और ds दोनों का एरिया वेक्टर और E का दोनों का डायरेक्शन सेम है, इसलिए ये हो जाएगा E इंटू ds cos 0 यानी 1, ठीक है। अब टोटल फ्लक्स निकालना है तो इंटीग्रेशन ऑफ d फाई कर देंगे, इंटीग्रेशन ऑफ d फाई करेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है ना। और इसमें E कांस्टेंट है तो E बाहर आ जाएगा, E कांस्टेंट है तो E बाहर आ जाएगा। अरे इसको वो करिए, साइलेंट पे लगाइए, साइलेंट पे लगाइए। तो इसमें क्या होगा, ये E बाहर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर स्क्वायर। इंटीग्रेशन ऑफ ds, और इंटीग्रेशन ऑफ ds क्या होगा, ds जब सारी एरिया को जोड़ेंगे तो 4 पाई आर स्क्वायर। समझ में आ रहा नहीं समझ रहा? उसकी वैल्यू जब पुट करेंगे तो ये 4 पाई आर स्क्वायर से कट जाएगा, और इस तरीके से आपका जो टोटल फ्लक्स जो कि उस एरिया से जा रहा है वो Q बाई एप्सिलॉन नॉट आएगा, और यही गॉस लॉ है, हेंस प्रूव्ड। बात समझ में आ गई? तो आपके बोर्ड में ये आता है प्रूफ गॉस लॉ, तो प्रूफ कर देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, कर देंगे। अच्छा लाइए, साइलेंट पे लगा दिया ना उसको, अब दीजिए हमको, दीजिए, बढ़ जाइए फट से। अच्छा, अब नेक्स्ट चीज देखिए, मैं आपको बता रहा हूं नेक्स्ट चीज, खूब अच्छे से देखिए, डिडक्शन ऑफ कूलम्स लॉ फ्रॉम गॉस लॉ। डिडक्शन ऑफ कूलम्स लॉ फ्रॉम गॉस लॉ, यानी कूलम्स लॉ को गॉस लॉ से कैसे सिद्ध करेंगे, या गॉस लॉ को कूलम्स लॉ से कैसे प्रूफ करेंगे, ये भी आपके बोर्ड में आता है कि डिड्यूस गॉस लॉ फ्रॉम कूलम्स लॉ। अभी 10 मिनट टाइम है, हो जाएगा दोनों। डिड्यूस, थोड़ा अलर्ट रहिए, जरा मेरी ओर देखिए, डिड्यूस कूलम्स लॉ फ्रॉम गॉस लॉ एंड डिड्यूस गॉस लॉ फ्रॉम कूलम्स लॉ, दोनों बात पूछता है, ठीक है ना। मतलब गॉस लॉ से कूलम लॉ सिद्ध करिए और कूलम लॉ से गॉस लॉ सिद्ध करिए, कौन सी बड़ी बात है? अभी मैं करके आपको दिखा दे रहा हूँ, ठीक है ना। कूलम लॉ से गॉस लॉ या गॉस लॉ से कूलम लॉ सिद्ध करिए, या आपके बोर्ड में आता है 2 नंबर का, आप इसको करना सीख जाइए। बात समझ में आई? इसके अलावा आपके बोर्ड में इस तरह के सिंपल क्वेश्चन आता है, देयर इज एन एरिया, देयर इज अ क्लोज सरफेस इन विच अ चार्ज Q बराबर 10 कूलम इज इनक्लोज्ड, फाइंड द टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू द एरिया। तो आप क्या करेंगे, Q बाई एप्सिलॉन नॉट, आपका आंसर आ जाएगा। इस तरह के प्रश्न आपके आएंगे। कल का पार्ट थोड़ा टिपिकल होगा, और मैंने पहले बताया वो सब लेकर आइएगा, है ना। तो कल का पार्ट आपका मैं ख़त्म कर दूंगा, मंडे से मैं इसका पास्ट टेनियस लगाऊंगा, ठीक है ना, या कैपेसिटर्स पढ़ा लूँ तब पास्ट टेनियस इकट्ठे लगाऊंगा, ठीक है। तो अब आप देखिए नेक्स्ट चीज़ गौर से यहाँ देखिए, नेक्स्ट चीज़ गौर से देखिए, नेक्स्ट चीज गौर से देखिए, अच्छे से देखिए, यहां देखिए। अब मैं आपको बता रहा हूं, खूब मजे से देखिए, मैं आपको गॉस लॉ से कूलम्स लॉ और कूलम्स लॉ से गॉस लॉ को प्रूफ करना दिखा रहा हूं, ठीक है ना। वो कैसे है वो इधर देखिए। जैसे मान लीजिए ये एक स्फीयर है, ये एक स्फीयर है, इसके सेंटर पे एक चार्ज कैपिटल Q रखा है। ये स्फीयर है, इसके सेंटर पे एक चार्ज कैपिटल Q रखा है ना। तो गॉस लॉ क्या कहता है, इस स्फीयर से जो टोटल फ्लक्स जाएगा वो कितना जाएगा, Q बाई एप्सिलॉन नॉट। यही गॉस लॉ है, यही गॉस लॉ है।
अब इसी से हम कूलम्स लॉ प्रूफ कर दे रहे हैं, इसी से हम कूलम्स लॉ प्रूफ कर दे रहे हैं। तो फ्लक्स जो होगा वो क्या होगा, ई डॉट ds, यानी E इंटू 4πr², ये फ्लक्स हो जाएगा। अरे फ्लक्स कितना होगा, E हर पॉइंट पे E सेम रहेगा, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, और फ्लक्स कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी, तो वेक्टर सम करना नहीं है, स्केलर सम करना है, तो E इंटू 4πr², ये फ्लक्स हो गया, कोई बड़ी बात नहीं है। तो दिस इज इक्वल टू Q/ε0, इतना हो गया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, फोर्स बाय चार्ज। अगर मान लिए यहाँ पे कोई चार्ज Q0 रख दें, अगर मान लिए इसके बढ़िया से देखिए, सब आता है आपके बोर्ड का, डायरेक्ट बोर्ड का क्वेश्चन है जो बता रहे हैं, इसके बाद मंडे से पास्ट 10 ईयर्स करेंगे, है ना, और उसी समय हम देखेंगे, इतनी बात रिवाइज करके नहीं आए, बढ़िया से करेंगे तो सब गलती आप लोग की है। मैं तो जिस तरीके से स्लो, अपनी स्पीड भी स्लो करके बार बार रिपीट करके बोला हूँ, ऐसा बिरला ही कोई बोलेगा, जान लीजिए। आप सीख भी जाएंगे, सीख भी रहे हैं, सीख रहे हैं, सीख जाएंगे एकदम, अब से इस लेवल से भी आ जाएगा, मैंने बताया ना, ठीक है। तो अब आप देखिए यहाँ पे अगर कोई चार्ज Q0 अगर आप रखते हैं तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, फोर्स, इसके ऊपर लगने वाला कूलम्बियन फोर्स इंटू Q0, ये इंटू 4πr² इज इक्वल टू Q/ε0, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फोर्स बाई Q0 होगा, फोर्स डिवाइड बाई Q0 होगा, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, फोर्स डिवाइड बाई चार्ज, ठीक है, ये होगा। दिस इंप्लाइज दैट फोर्स इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/r², यही फोर्स हो गया। दिस इंप्लाइज दैट फोर्स इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/r², और यही कूलम्स लॉ है। कूलम्स लॉ क्या होता है, कूलम लॉ क्या कहता है कि दो चार्जेस के बीच लगने वाला विद्युतीय बल क्या होता है, 1/4πε0, दोनों चार्जेस का प्रोडक्ट और उनके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के बराबर होता है, यही कूलम्स लॉ है। इस प्रकार से मैंने गॉस लॉ से कूलम्स लॉ को प्रूफ कर दिया। आप लोगों को समझ में आया, अच्छे से दिमाग में गया, क्यों भाई, आया ना। तो अब देखिए नेक्स्ट चीज गौर से देखिए, अगर आपको उल्टा पूछ दे, डिड्यूस गॉस लॉ फ्रॉम कूलम्स लॉ, तो यहां से चल दीजिएगा, वी नो दैट दिस इज इक्वल टू दिस, फिर इससे आप कन्वर्ट करते जाइए, F/Q0 कर लीजिए, इसको E कर लीजिए, यहाँ पर 4πr² इधर लेते आइए, और ये कितना होगा, फ्लक्स इज इक्वल टू Q/ε0, उल्टा चल दीजिए। अभी तो मैंने गॉस लॉ से कूलम्स लॉ प्रूफ किया, उल्टा जाना है तो उल्टा चले जाइए, दोनों ही आपके बोर्ड में आता है, दोनों तरह के प्रश्न आप कर सकते हैं, एकदम कंफर्टेबल है ना। अब एक पॉइंट और सुन लीजिए, तब कल तो निश्चित खत्म हो जाएगा गॉस लॉ, और ये बहुत अच्छी उपलब्धि होगी। मंडे से आप पास्ट 10 ईयर्स एकदम मेंटली प्रिपेयर्ड होके आइए, या एक पीरियड कैपेसिटर्स पढ़ाने में लूँगा, एक पीरियड, और उसके बाद फिर आप पास्ट 10 ईयर्स इतना कर लीजिए, तब हम मैग्नेटिज्म पे जाएंगे, तब हम करंट इलेक्ट्रिसिटी पे जाएंगे। और सुनिए, करंट इलेक्ट्रिसिटी मैं उस बैच में पढ़ा रहा हूँ और सारे वीडियो में दे रहा हूँ। अगर करंट इलेक्ट्रिसिटी का वीडियो आप देख कर नहीं आए तो अपना ही नुकसान करेंगे, जितना टाइम इसमें आप लोग लिए उतना ही टाइम उसमें भी लेंगे। करंट इलेक्ट्रिसिटी मैं वहाँ जैसे पढ़ा रहा हूँ, जैसा वीडियो दिया हूँ, वीडियो देखकर एक ठीक ठाक बच्चा 100% समझ सकता है, और कितना भी कमज़ोर है तो 50-60% समझ ही लेगा। तो वीडियो को 3-4 बार देख के अपने वैल्यू सिस्टम में ला के आइएगा, तो मैं करंट इलेक्ट्रिसिटी आपको 3-4 पीरियड में ख़त्म कर दूँगा। और सवाल हम लोग को सवाल लगाने पर ज़्यादा फोकस करना है, ये थ्योरी और भाषणबाजी तो जल्दी खत्म हो जानी चाहिए, ठीक है ना। तो वीडियो देखिए, बात समझिए, और वीडियो आप देख रहे हैं, इसका हमको पता भी लगना चाहिए, ठीक है ना। तो अब आप नेक्स्ट चीज़ देखिए, यहाँ नेक्स्ट चीज़ देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ स्टेप्स टू इवेलुएट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, स्टेप्स टू इवेलुएट, लिखिए फटाफट, स्टेप्स टू इवेलुएट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी with the help of Gauss law. Steps to evaluate electric field intensity with the help of Gauss law, ठीक है ना। ये आज का लास्ट डिस्कशन होगा, और हो सकता है इसको मैं वेल एक्सप्लेन आज ना करूं, वेल एक्सप्लेन कल करूंगा, ठीक है ना। बस लिख लीजिए आप, स्टेप्स टू इवेलुएट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विद द हेल्प ऑफ गॉस लॉ। पहली बात, एज्यूम अ गॉसियन सरफेस,
गसियन सरफेस, गसियन सरफेस, पहली बात, ठीक है ना। दूसरी बात लिखिए, दूसरी बात लिखिए, दिस सरफेस शुड पास through the point at which electric field intensity is required. This surface should pass through the point at which electric field intensity is required. तीसरी बात लिखिए, this surface should be symmetrical as far as possible, ठीक है ना, पॉसिबल। इसमें ब्रैकेट में लिख लिए फॉर ईज ऑफ कैलकुलेशन, इससे कैलकुलेशन में आसानी होगी, फॉर ईज ऑफ कैलकुलेशन, ठीक है ना, फॉर ईज ऑफ कैलकुलेशन। अगला पॉइंट लिखिए, फाइंड आउट, ये सब केस में लगेगा। ये फेयर नोट्स बना रही ना आप, ये कौन सा नोट? नहीं सर, वो कॉपी नहीं लाते। अब देखिए कल, हाँ बेटा उसको अच्छे से कर लीजिए, है ना। अब देखिए नेक्स्ट चीज लिखिए, फाइंड आउट द टोटल चार्ज enclosed in the surface, ठीक है। अगला पॉइंट लिखिए, फाइंड आउट फ्लक्स बाय गॉस लॉ, उसके बाद अगला पॉइंट लिखिए, फाइंड द फ्लक्स with basic definition, हम कल समझा देंगे इसका मतलब क्या होता है, with basic definition। अगला पॉइंट लिखिए, equate the two flux and find out the electric field intensity, ठीक है ना। ये आपके स्टेप्स हैं। चलिए 5 मिनट में मैं समझा ही देता हूँ, फिर इसका ख़त्म कर देता हूँ, ठीक है ना। देखिए क्या क्या स्टेप्स हैं, सुनिए जल्दी सुनिए, कल का काम आसान हो जाएगा। ये आखिरी बात है। अरे यार खूब अच्छे से देखिए, गॉस लॉ का बेसिक पर्पज क्या है, क्या पर्पज है गॉस लॉ का, क्यों गॉस लॉ पढ़ते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने, सिमेट्रिकल कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को निकालने के लिए हम गॉस लॉ पढ़ते हैं। अब हम आपको वो स्टेप बताने जा रहे हैं जिन स्टेप की मदद से आप सिमेट्रिकल कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे। ये स्टेप हर केस में सेम है। ये स्टेप, ये फ्लो चार्ट, जैसे कंप्यूटर में फ्लो चार्ट बनाते हैं ना, ये फ्लो चार्ट हर केस में सेम है। चाहे आप निकालिए यूनिफॉर्म लाइन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, चाहे आप निकालिए यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज ऑन अ स्फीयर, चाहे आप निकालिए यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज इन अ प्लेन लेमिना और अ प्लेन इनफाइनाइट लेंथ शीट, ठीक है। किसी भी केस में स्टेप्स यही फॉलो होंगे। अब कैसे फॉलो होंगे हम मोटा मोटा बता दे रहे हैं। सबसे पहली बात आपको मैंने बताया कि आप क्या करिए कि एक गसियन सरफेस एज्यूम करिए, और ये गसियन सरफेस उस पॉइंट से जाना चाहिए जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमको निकालना है। दूसरा स्टेप,
कि इस गसियन सरफेस को एज फार एज पॉसिबल, मतलब जहां तक संभव है सिमेट्रिकल एज्यूम करिए। सिमेट्रिकल से मतलब है राइट सर्कुलर सिलेंडर, ठीक है ना, यूनिफॉर्म स्फीयर, ऐसा फिगर जिसमें अगर कुछ डायमेंशन पता हो तो बाकी बातें पता लग जाएंगी। जैसे मान लीजिए अगर स्फीयर का रेडियस दे दें तो उसका सरफेस एरिया और वॉल्यूम नहीं निकाल लेंगे आप, क्योंकि वो सिमेट्रिकल फिगर है, क्योंकि वो सिमेट्रिकल फिगर है। तो एज फार एज पॉसिबल सिमेट्रिकल होना चाहिए, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन में आसानी होगी। बेसिक पर्पस ये है, बेसिक पर्पस सिमेट्रिकल एज्यूम करने का ये है कि इससे कैलकुलेशन में आसानी होगी। चौथी बात कि फाइंड आउट द चार्ज इनक्लोज इन द सरफेस। फिर कंडीशन देखकर ये निकालिए कि कितना चार्ज उस सरफेस में है, और जब चार्ज निकल गया तो गॉस लॉ से आपको फ्लक्स निकल जाएगा, चार्ज बाय एप्सिलॉन नॉट। एक बार फ्लक्स ऐसे निकालिए गॉस लॉ की मदद से, Q बाय एप्सिलॉन नॉट, और दूसरी बार फ्लक्स बेसिक डेफिनेशन से निकालिए। बेसिक डेफिनेशन क्या है? E डॉट ds। बेसिक डेफिनेशन क्या है? डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड एरिया वेक्टर। एक बार डेफिनेशन से फ्लक्स निकालिए और एक बार गॉस लॉ से फ्लक्स निकालिए, और दोनों को बराबर कर दीजिए। अरे नाक ऐसे पकड़िए चाहे नाक ऐसे पकड़िए, नाक तो एक है ना, नाक नहीं ना बदल जाएगी, नाक बदल जाएगी, बोलिए, उनकी नाक बदल जाएगी, उनकी आंख बदल गई। तो देखिए नाक ऐसे पकड़िए चाहे नाक ऐसे पकड़िए, नाक तो नाके है ना, दोनों केस में फ्लक्स को इक्वेट कर दीजिए और आपको इससे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी उस पॉइंट पे निकल जाएगी। अब कैसे निकलेगी मैं एक केस में डिमॉन्स्ट्रेट करके दिखाऊंगा, और बाकी केस आप खुद ही कर ले जाएंगे और ये बात खत्म हो जाएगी। वीडियो कट कर दीजिए, कट करिए वीडियो।